नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर अभी तक वेनालिशा की एक्सीडेंट की खबर सभी जगह पहुंच चुकी थी और ये भी पहुंच चुकी थी कि उसकी आज एक सर्जरी होने वाली है। यही खबर अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में भी पहुंच चुकी थी। महेंद्र जब राजीव गुलेरिया को ये सब बताता है तो राजीव गुलेरिया के तो हाथ पैर ही एकदम से इस खबर को सुनने के बाद कांपने लगते हैं। लेकिन अब वो अपने गुस्से में तिल मिलाते हुए अब वो शीला और दमयंती के कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि अब उसे संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कवि नालिशा ने कहा था कि जिस तरह से इन दोनों ने प्लानिंग की थी अंजलि को अपने रास्ते से हटाने की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिशा ने इनके सारे ही पत्ते खोल दिए। इसलिए अब इन दोनों ने ही कवि नालिशा के एक्सीडेंट की पूरी ही प्लानिंग की होगी। इसलिए राजीव गुलेरिया अपने कदमों को तेजी से उनके कमरे की तरफ दौड़ा रहा था, तो वहीं अभी उसके पीछे पीछे महेंद्र भागता हुआ अब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। राजीव यहाँ पर ना तो महेंद्र की कोई भी बात सुन रहा था और ना ही और कुछ, वो बस सीधा उनके कमरे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था कि तभी एकदम से अब महेंद्र दौड़कर अब उसके एकदम से सामने आ जाता है और अब वो राजीव को रोकते हुए कहता है कि भाई शांति से काम ले, क्योंकि अगर तुम इस तरह से गुस्से में काम लोगे तो हो सकता है गुस्से में तुम कोई अपना ही नुकसान ना कर लो। और वैसे भी मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और अगर सोचो, अगर इन दोनों ने वो सब नहीं किया होगा तो फिर क्या, फिर तो तुम अपने गुस्से की वजह से इन्हें पनिशमेंट तब तक दे चुके होगे। अगर आलिशा ने जो कुछ भी कहा है ना, अगर वो उसका आलिशा के कहे अनुसार अगर उसका 10% भी नहीं है तो फिर तो मैं तुझे यही कहूँगा कि तुझे एक बार अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो शायद तुम सच तक भी जल्द ही पहुँच पाओगे। उसके बाद ही तुम पता लगा पाओगे कि आखिर उसके कवि नालिशा के एक्सीडेंट के पीछे कौन है, क्योंकि जब तक तुम ठंडे दिमाग से नहीं सोचोगे, शांति से काम नहीं लोगे, तब तक तुम उसके एक्सीडेंट कराने वाले इंसान के पीछे तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं तुझसे एक दोस्त होने के नाते अभी वादा करता हूँ कि अगर इस एक्सीडेंट में इन दोनों का हाथ हुआ ना तो फिर मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, इवन मैं खुद ही इन दोनों को मार दूंगा। क्योंकि ये बात तो तू भी अच्छी तरह से जानता है ना कि मैंने कवि नालिशा को कभी भी पसंद नहीं किया। मैंने हमेशा से ही उसको न जाने कैसे कैसे टोंट दिए हैं, कैसे कैसे ताने दिए हैं, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि वो तुम्हारी बेटी है तो तब के बाद से उसे मैं अपनी बेटी की तरह देखता हूँ। लेकिन भाई अभी बात को समझने की कोशिश कर, क्योंकि इस वक्त अगर तूने कोई भी एक्शन लिया ना तो फिर तो इन दोनों को सच में पता चल जाएगा कि आलिशा और आकाश तेरे ही बच्चे हैं, और मैं नहीं चाहता कि इनको अभी इस बात का किसी भी तरह की कोई भी भनक लगे। और एक बार तूने ही मुझे बताया था ना कि करण ने तुझसे कहा था कि तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगा कि तू आकाश का पिता है, तो फिर तुम आज ये कैसे भूल गए। इसलिए राजू मैं तुझे अभी भी यही कहूँगा कि जो भी कुछ कर रहा है उसे करने से पहले एक बार सोच ले। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये बात सबके सामने आई तो इससे तेरे ही बच्चों को कोई खतरा हो। महेंद्र यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कर रहा था राजीव को समझाने की, लेकिन राजीव जो अभी इतने गुस्से से यहाँ पर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब महेंद्र उसे अपनी बातें कह रहा था, अब राजीव का गुस्सा भी अब महेंद्र को थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा था। महेंद्र अब अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हुए कहता है, भाई समझने की कोशिश कर, चल अभी फिलहाल के लिए मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि इस वक्त आलिशा के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब से तुझे पता चला है कि वो तेरी बेटी है तो तेरे अंदर का एक पिता अब उसके लिए जाग चुका है। इसलिए अभी ये सब छोड़ और आजा, पहले तू ये देख के आलिशा की हालत कैसी है।
लेकिन उसके उसके लिए हमें सबसे पहले तेरे रूम में जाना होगा, क्योंकि तेरे रूम में जाने के बाद ही मैं तुम्हें सारा सब कुछ दिखा सकता हूँ, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्राइवेसी को भी तो हमें मद्देनजर रखना है, क्योंकि वो पेरिस की एक कविन जो है, इसलिए मेरी बात सुन और अभी अपने कमरे में चल। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव भी थोड़ा सा अब शांत महसूस करता है और अब राजीव कहता है कि ठीक है फिर महेंद्र, जल्दी चलो, क्योंकि मुझे पहले अपनी बेटी को देखना है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ है और वो किस हाल में है। लेकिन हाँ, अभी तुम ये मत सोचना, क्योंकि अभी मैं इनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अब इतना कहने के बाद वो दोनों अब एलिवेटर से सीधा ही अब टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर राजीव गुलेरिया का कमरा था। वहीं दूसरी तरफ अभी रॉयल हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी भी अपनी पूरी ही टीम के साथ वहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर राजलक्ष्मी और उसकी पूरी ही टीम आज ही सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब उसे वहां पर देखकर अब चिराग और अब्दुल, जो कि अभी मास्क पहने हुए थे, वो अब दोनों ही अब एक दूसरे को देखते हैं और फिर अब वो सामने से आ रही राजलक्ष्मी और उसकी टीम को उसकी टीम को देखते हैं। कुछ ही देर में जब राजलक्ष्मी और उसकी टीम ने पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी अब पूरी कर दी थी, तो अब वो रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा कि प्लीज गो अपस्टेयर, क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी ने अभी मास्क पहने हुए चिराग और अब्दुल को नहीं पहचाना था। इसलिए अब वो वहां से सीधा ही अब रिसेप्शनिस्ट पर से जाकर अब वहां के बारे में पूछती है कि यहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा मुझे कहाँ पर मिलेगी। तब रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि आप ही वो डॉक्टर हैं, क्योंकि आपका डॉक्टर तो वहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा पुरोहित काफ़ी देर से वेट कर रही हैं, क्योंकि सी इज़ वेटिंग फॉर यू। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अब वो तेज कदमों से अब ऊपर की तरफ जाने लगती है, जैसे कि उसे रिसेप्शनिस्ट ने जाने के लिए बोला था। कुछ ही देर में जैसे ही वो सभी अब ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सर्जिकल गाउन और मास्क पहने एक लेडी वहां पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उस मास्क के पीछे कौन था ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वहां पर मौजूद राजलक्ष्मी के अलावा जितने भी उसकी टीम के मेंबर थे, उन्होंने भी यही सोचा था कि ये शायद यहीं की कोई डॉक्टर होगी। इसलिए वो सभी भी अब जल्दी से वहां पर जाते हैं और अब वो उस लेडी के पास चले जाते हैं और तब उसके पास जाकर अब राजलक्ष्मी कहती है बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम सभी अपना अपना सर्जिकल गाउन और मास्क पहन कर आते हैं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब वहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा पुरोहित, जो कि खुदनी का ही थी, वो भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है। वो अभी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहती तो शायद वो वहाँ पर उसी की ही टीम के लोग उसकी आवाज को पहचान लेते। कुछ ही देर के बाद अब वो सभी उधर अपना गाउन पहनने के लिए और अपना मास्क लगाने के लिए चले जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं और फिर अब वो सब एक साथ ही ऑपरेशन थिएटर में जाने लगते हैं, क्योंकि अब तक सभी यहाँ पर धनंजय पीरामल के सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कुछ ही देर में अब सभी वहां पर पहुंच जाते हैं, तो सामने वहां पर बेड पर लेटे हुए धनंजय पीरामल को देखकर अब एक डॉक्टर कहती है डॉक्टर राजलक्ष्मी, आपने इतना क्रिटिकल केस हाथ में क्यों लिया है, क्योंकि ये तो सच में ही क्रिटिकल केस है। हालांकि इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमारे साथ हमारी मैडम डॉक्टर अमृता होती तो फिर तो शायद हम इसे अच्छे से सक्सेसफुल कर भी पाते, लेकिन अब तो मुझे इसमें चांसेस नजर ही नहीं आ रहे। मेरा मतलब है कि क्या चांसेस है इनके बचने के। आप इनकी हालत तो देखिए ना एक बार जरा, क्योंकि मुझे तो इनकी हालत को देखकर ही अब सच में ये लग रहा है कि हमें इस केस को नहीं लेना चाहिए था। हालांकि हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन तब तक हमने बस रिपोर्ट पढ़ी थी। अब जब हम इसको सामने देख रहे हैं तो अब तो मुझे सच में लग रहा है कि हम शायद पेशेंट को ना बचा पाएं, क्योंकि अब तो मुझे भी इसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि इनकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है अगर हमने इनकी ब्रेन सर्जरी शुरू कर दी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, लेकिन हाँ मैं एक बार फिर से आपको सजेस्ट करती हूँ कि इन दिस केस सर्जरी नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो इनकी अभी हालत है तो एज ए डॉक्टर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप
आप इनकी सर्जरी ना करें, क्योंकि इनकी हालत को देखकर इनकी सर्जरी की ही नहीं जा सकती है। अगर हमने इनकी सर्जरी की तो ये शायद यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में वहीं पर ही दम तोड़ दें। अब उस डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब अनिका अपनी आवाज को थोड़ा सा बदलकर अब अनिका को बोलना ही पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से वो डॉक्टर घबराई हुई थी और जिस तरह से वो अपना ओपिनियन दे रही थी, उसे सुनकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि अनिका को भी एज ए डॉक्टर ऐसे ही केसेस को सोल्व करना बहुत ही पसंद भी था। लेकिन यहाँ पर तो खुद उसके यहाँ पर रोहित के पापा की बात थी, उसके लिए तो फिर चाहे अनिका को कुछ भी क्यों न करना पड़े। अनिका ने एक से एक क्रिटिकल सर्जरीज को सक्सेसफुल किया था और उसके लिए उसके इंडिया तो छोड़ो दूसरे देशों में भी उसका बहुत ही नाम था। लेकिन हाँ, आज उसे फिर से एक ऐसा चमत्कार करना था जिससे कि अभी यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम फिर से उसे पहचाने। लेकिन हाँ, इस बार बात अलग है, क्योंकि अब की बार ये यहाँ पर रिद्धिमा के रूप में ये सब करने वाली थी। अब अनिका अपनी ये सब सुनने के बाद अब अपनी आवाज को थोड़ा सा बदलती है। वो अपनी आवाज को थोड़ा सा हल्के करती है और कहती है, देखिए डॉक्टर, प्लीज डोंट पैनिक, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, इस ऑपरेशन की पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जस्ट हमने अब मेरी हेल्प के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि इन केस अगर कुछ भी होता है तो उसमें आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही मेरी होगी। इसलिए मैं बस इतना कहूंगी, जस्ट फोकस ऑन अवर सर्जरी। अभी के लिए जो भी बातें हैं उनको अभी एक साइड रखते हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट की सर्जरी करने से पहले ही अगर ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो फिर तो हम सब का फोकस कर पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब बस मेरा साथ दीजिए, जैसे मैं कहती हूँ आप बस उसे फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा की ये बात सुनते ही अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें भी डॉक्टर रिद्धिमा की ये बात सही ही लग रही थी, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब जब राजलक्ष्मी ने इस केस को अपने हाथ में ले ही लिया था और उसकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर इंडिया से पेरिस आ भी गई थी, तो अब इस सर्जरी को किए बिना तो वो यहाँ से जा ही नहीं सकते थे। इसलिए अब वो सब उनके साथ होने के लिए अपनी सहमति देते हैं और फिर वो सभी लोग अब बेड के पास जाकर अब खड़े हो जाते हैं। वो सब अब अपनी सर्जरी के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं कि किसको कौन सा काम संभालना है। इधर अनिका भी धनंजय के सर को पहले बड़े ही ध्यान से देखती है कि उसे उसके सिर को कहाँ से कट करना है। धनंजय को पूरी तरह से अब एग्जामिन करने के बाद अब अनिका उनके सिर पर एक कट लगाना शुरू कर देती है। डॉक्टर रिद्धिमा पुरोहित को उसी फोकस के साथ काम करते हुए देखकर जैसे कि डॉक्टर अमृता कभी करती थी उसकी याददाश्त जाने से पहले, वो सभी अब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो उस मास्क में और उस सर्जिकल गाउन में वो यहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका उन्हें बिल्कुल अनिका के जैसा ही लग रहा था। अब उन्हें भी याद आता है कि जिस कैसे क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्जरी को उनकी मैडम डॉक्टर अमृता कितनी आसानी से कर देती थी, क्योंकि वो इतने फोकस के साथ हर एक कट लगाती थी, जिसके साथ से हर उस पेशेंट को बचा लेती थी वो, जिसकी उम्मीद शायद सभी ने छोड़ दी थी। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा को अमृता की तरह काम करता हुआ देखकर अभी सभी पूरी तरह से ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ सकता कि सच में ये ऐसी डॉक्टर कैसे हैं जो कि बिल्कुल अमृता के जैसे ही काम कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उन्हीं के अंडर ही ट्रेंड हुई हो। यहाँ भी अनिका एक के बाद एक सर्जिकल स्टूल को मांग रही थी और वो अब अपने काम को बड़े ही ध्यान से कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक राजलक्ष्मी और उसकी पूरी टीम भी डॉक्टर रिद्धिमा पुरोहित का वैसे ही साथ दे रही थी जैसे वो कभी अपनी अमृता मैम के साथ देते थे, क्योंकि जब कभी डॉक्टर अमृता भी अपने ऑपरेशन थिएटर में होती थी तो वो बस एक बार अपना हाथ करती थी और वो सब उसके इशारों को अच्छी तरह से समझते थे और वो बखूबी उसका साथ देते थे ताकि उन्हें
जो भी चीज वो चुपचाप मांग रही है वो उन्हें जल्द से जल्द मिल सके, वो उसमें बिना किसी सेकंड का वेट किए, क्योंकि वो सब अपनी अपनी पोजीशन पर पहले ही रहते थे। तो आज यहाँ पर भी सब अपना काम वैसे ही बखूबी निभा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ जहाँ पर अनिका इन सब कामों में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अभी स्वाति मल्होत्रा ने भी कैमरे को एक्सेस को अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ था, ताकि वो अच्छी तरह से पूरी ही तरफ नजर रख सके कि कहीं किसी दुश्मन को तो किसी भी बात का कुछ भी खबर नहीं लग गई है। हॉस्पिटल के बाहर जो भीड़ जमा थी वो बार बार बस कविन आलिशा को ही देखने के जिद कर रहे थे, क्योंकि अब तक कविन आलिशा के एक्सीडेंट की बात और आज उनका ऑपरेशन है, ये बात अब वहां पर पूरे ही पेरिस में आग की तरह फैल चुकी थी। उसके चाहने वाले, जो कि उन्हें जैरानी बहुत ही पेरिस में पसंद करते थे, उनकी यहाँ पर भीड़ थी कि वो बस एक बार उन्हें देखना चाहते हैं वो ठीक है या नहीं। वहीं इधर चिराग और अब्दुल दोनों ही अभी उस भीड़ को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ बाहर सब चीजों को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर चिराग और अब्दुल को रोहित ने पहले ही दे रखा था। जहां एक तरफ चिराग और अब्दुल अपना काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अभी अपने हाथों में दूरबीन को लेकर हर दिशा में देख रहा था, क्योंकि रोहित अपनी दूरबीन से पूरी सिचुएशन को चारों तरफ से देख रहा था कि कहीं उसके दुश्मन, वो हो सकता है वो जमीन से आए या हो सकता है वो आसमान से आए, क्योंकि अभी होने को तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए अभी वो दूरबीन से सब तरफ नजर बना कर रखते हैं, क्योंकि रोहित ने अभी अनुमान लगा लिया था कि एक तरफ जहां पर उसे इस बात का भी पूरा ध्यान रखना था कि कहीं उसके दुश्मनों को खबर तो नहीं लग गई कि धनंजय अभी तक जिंदा है या यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी, उसे कविन आलिशा के बारे में भी डर था, क्योंकि उसे भी पता था कि अब तक कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग कविन आलिशा को आज रानी नहीं चाहते थे, इसलिए राजमहल के दुश्मन तो कहीं इधर नहीं आ जाएं, क्योंकि अब तक सभी को पता था कि आज उसका ऑपरेशन है और वे भरपूर कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल ही ना हो पाए और उसे यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए उसके दुश्मनों से चौकन्ना होकर रोहित ने भी अपनी सिचुएशन से अच्छी तरह से संभाला हुआ था। इधर स्वाति भी अब अनिका और रोहित तीनों से ही इधर स्वाति, अनिका और रोहित ये तीनों ही इस बात से अभी भी अनजान थे कि ऊपर आसमान में अपने इनविजिबल चॉपर में बूढ़े किंग अभी अपने स्टैचू के साथ वो भी अपनी पूरी ही नजर वहां पर अपने चॉपर से जमाए हुए थे, क्योंकि जहां रोहित पूरी तरह से चौकन्ना था, वहीं इनके साथ साथ बूढ़े किंग भी इन सब के साथ चौकन्ना थे, क्योंकि बूढ़े किंग भी अच्छी तरह से जानते थे कि आज किसी भी हाल में ये सर्जरी सक्सेसफुल होनी चाहिए। भले ही स्वाति, रोहित और अनिका ने ये लगा था कि ये आज उनके लिए एक टास्क है, क्योंकि उसके बाद किंग से फिर वो एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किंग तो यहाँ पर खुद धनंजय को ही सिक्योरिटी देने के लिए पहले से ही मौजूद थे। जहाँ एक तरफ यहाँ पर सभी धनंजय की प्रोटेक्शन में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित के पैलेस में आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर अभी भी यही सोच रहे थे कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि जिससे उनकी नानी माँ उनकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर चुके थे रिया को समझाने की, लेकिन अब क्योंकि भाई होने के नाते अब उन्हें अपनी बहन का साथ देना ही होगा, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते थे जब तक रिया खुद नहीं चाहेगी, जब तक रिया सच तक नहीं पहुंचेगी, तो वो उनकी किसी भी बात को नहीं मानने वाली थी। इसलिए वो भी अब रिया के साथ चाहते थे कि वो ये सच हो या झूठ, चाहे जो भी हो, लेकिन रिया इस तक जरूर पहुंचे। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब रिया कहती है, वो क्या हो सकता है जिससे कि नानी माँ अटेस्ट होगी? क्या किसी को कोई आइडिया है कि कभी मम्मा ने या नाना ने कभी इसके बारे में कुछ भी कहा हो? रिया की ये बात सुनते ही अब आर्यन एकदम से कहता है, अरे बुद्धू, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये बात तो शायद बड़ी नानी ही बता सकती हैं, क्योंकि वो तो नानी माँ की मम्मा है ना, और मम्मा को तो सब कुछ पता ही होता है कि उसके बच्चे को कि ऐसी कौन सी चीज है, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, उसकी हर एक चीज के बारे में। अब आर्यन की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर ने कहा कि चलो फिर हम पहले नानू से ही कहते हैं कि वो बड़ी नानी माँ से हमारी बात कराए, क्योंकि अगर बड़ी नानी माँ को ही सब कुछ पता है तो एक बार हमें उनसे बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे बात करने के बाद हमें इस बारे में पता चल जाएगा। और अब हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि हम तो उनसे पूछ नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए
यहाँ पर हमारे नानू ही उनसे उस चीज के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अब ये सब पूछने के लिए हमें अब अपने करण नानू की ही मदद चाहिए है। हमें मोम और डैड ने मना किया है। ये सुनते हुए अब रिया कहती है, लेकिन ठीक है चलो, लेकिन 1 मिनट, नानी माँ के बारे में तो बड़ी मामी भी तो बता सकती है, इसलिए हमें नानू के पास जाने की क्या ही जरूरत है। तुम्हें याद है नानू ने बताया था ना कि बड़ी मामी और नानी माँ दोनों अच्छी तरह से दोस्त थी। अगर सच में वो दोनों दोस्त थी तो फिर उसके बारे में बड़ी मामी भी तो हमें बता ही सकती है। यहाँ पर अब बच्चे अंजलि मल्होत्रा का नाम लेते हैं, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा स्वाति की अच्छी दोस्त थी, तो अब वो उम्मीद लगाते हैं कि वो उन्हें सब कुछ बता देगी। अब ये बात सुनते ही अब आर्य ने कहा, ठीक है फिर जल्दी चलो, और फिर अब वो सभी अंजलि मामी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी की ये हालत देखकर अब राजीव का दिमाग एकदम से ही घूम गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राजीव अपने रूम में महेंद्र के फोन से वो सब कुछ देख रहा था कि कैसे कविनालिशा किस हालत में हॉस्पिटल पहुंच गई थी, क्योंकि जो वीडियो यहाँ पर पूरे ही पेरिस में जिस वीडियो ने तहलका मचा रखा था, वो वीडियो अब महेंद्र के भी फोन में आ गई थी, और जिसे अब महेंद्र और राजीव को उसके कमरे में लाकर उसे अच्छे से दिखाता है। जैसे जैसे राजीव कविनालिशा की उस वीडियो को देख रहा था, उसे देख देख कर तो राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी के अभी उसे चक्कर आएंगे और वो अभी गिर जाएगा। हालांकि राजीव ने अपने आप को बड़ा ही संभालने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो आज अपने आप को संभालने में नाकामयाब था, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। राजीव अभी भी इस बात से अनजान था कि वो जिस वीडियो को देखकर आज इतना टूटा हुआ है, आज वो इतना बेबस नजर आ रहा है, वो वीडियो तो बस एक AI जनरेटेड वीडियो है, जिसे कि वहां पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो को स्वाति मल्होत्रा ने ही बनाया हुआ था। और अगर इस वीडियो को स्वाति मल्होत्रा ने बनाया है तो वो तो फिर कितनी ही एडवांस होगी, ये तो वो उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा। इसलिए राजीव जैसे जैसे उस वीडियो को देखता है तो राजीव को अब बड़ा ही दुख होता है कि कैसे कैसे उसकी बेटी इतने दुख तकलीफ में है, और वो कैसा एक बेबस बाप है कि वो अपनी बेटी के पास भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि कविनालिशा की सिक्योरिटी को वो भी अच्छी तरह से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो सच में उसका ऑपरेशन चल रहा है तो उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी कि उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। वहीं इधर दूसरी तरफ राजमहल में भी बड़ी रानी के पास अब यहाँ पर ढेर सारे ईमेल आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही पेरिस में ये खबर पहुंची कि कविनालिशा का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद तो सभी उसकी सलामती के लिए, या फिर कुछ लोग जो अभी इस ताक में बैठे हुए थे कि कब उन्हें इस चीज का मौका मिले, तो इसलिए वो भी अब बड़ी रानी को परेशान करने के लिए अब सभी लोग बार बार कभी फोन कर रहे थे तो कभी ईमेल पर ईमेल डाल रहे थे कि सबके ही ईमेल में लास्ट में बस एक ही सवाल आ रहा था कि अगर कविनालिशा नहीं रही, सपोज करो, तो फिर उसके आगे रानी कौन होगी, क्योंकि सभी के बारे में यहाँ पर रानी के पद के लिए चिंता थी। किसी का भी कंसर्न यहाँ पर ये नहीं था कि भगवान की दया से कविनालिशा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और वो बच जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़ी रानी के पास ये सब मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, उन्हें देखकर तो बड़ी रानी को भी बहुत दुख हो रहा था कि सभी लोगों को यहाँ पर भले ही वो उनके शुभ चिंतक बने हुए फिरते हों, लेकिन सभी को बस यहाँ पर राजमहल में रानी के पद की ही चिंता है। किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कोई भी खबर लेने की सूझ बूझ नहीं है। बड़ी रानी ने बहुत पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि जैसे ही ये खबर सब लोगों तक पहुंचेगी तो इसका हल ऐसा ही होगा। उन्हें इन सभी बातों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें सभी लोगों के सवालों का जवाब भी देना होगा, क्योंकि बड़ी रानी ने तो इन सब चीजों के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार किया हुआ था। इसके बाद भी अब वो रोहित की बात को टाल नहीं पाई थी, क्योंकि जैसे ही रोहित ने बड़ी रानी को बोला था कि कविनालिशा को ऐसे ऐसे एक एक्ट करना होगा और ये खबर उन्हें वहां तक पहुंचवानी होगी, क्योंकि रोहित ने इसके बारे में सब कुछ बड़ी रानी को बता दिया था। लेकिन रोहित की ये बात सुनकर बड़ी रानी इसके रिजल्ट को अच्छी तरह से जानती थी कि जैसे ही यहाँ पर लोगों को पता चलेगा तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा। लेकिन फिर भी उसने रोहित की मदद करने के लिए फिर भी बड़ी रानी इस बात को करने के लिए मान गई थी।
ईरानी यहाँ पर ये तो नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके लिए किंग ने उसे पर्सनली परमिशन मांगी है, क्योंकि रोहित ने इस सब के लिए परमिशन तो मांग ली थी, लेकिन अभी तक उस शख्स का नाम उन्हें नहीं बताया था कि आखिर वो किसे बचाने के लिए इतनी सख्त प्लानिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, बड़ी रानी इतना जरूर जानती थी कि इस वक्त आलिशा रॉयल हॉस्पिटल में है और वो किंग की सिक्योरिटी में है, इसलिए अब उन्हें आलिशा की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी को भी रोहित पर इतना विश्वास था कि अगर वो कभी आलिशा रोहित के ही साथ है तो रोहित उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, और अगर सच में रोहित को कभी आलिशा की ऐसे काम में जरूरत पड़ रही है तो उसे भी अब थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा था। हालांकि उसे थोड़ी सी चिंता तो हो रही थी ऐसे लोगों को संभालने में, लेकिन साथ के साथ अब उसे थोड़ी उसके मन को एक तसल्ली भी मिली हुई थी कि आखिरकार वो किंग के काम आ पाई। कि रोहित ने और उसके नाना ने तो न जाने कितने ही बार यहाँ पर राजमहल को प्रोटेक्ट किया था। हालांकि एक तरफ वहां पर कविन आलिशा की तरफ से बड़ी रानी बेफिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित की सिक्योरिटी में कविन आलिशा को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि लतिका को संभालना अब उसके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे ही लतिका को इन सब के बारे में पता चलेगा तो उस बच्ची के दिमाग पर पता नहीं क्या असर होगा, क्योंकि फिर वो उसे कैसे संभाल पाएगी। बड़ी रानी अभी यही सब कुछ ही सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित के पैलेस में बच्चे भी आ गए पूरी प्लानिंग के साथ। अब यहाँ पर अंजलि मामी के रूम में आ गए थे, क्योंकि अब उन्हें अंजलि मामी से ही अपनी नानी के बारे में कुछ पता चल सकता था। और अब वो तीनों ही अब अंजलि मामी के वहां पर आने के बाद अब वो अंजलि मामी को ही देख रहे थे। तीनों बच्चों को ऐसे खुद की तरफ देखता हुआ देखकर अब अंजलि मामी उन्हें कहती है, क्या बात है बच्चों, आज आप तीनों हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ किया है क्या जिसकी वजह से तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब रिया ने कहा, बड़ी मामी आप नानी माँ के बारे में बताइए ना, उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद था? क्या आप उनके बारे में बता सकती हैं? उनकी पसंद नापसंद, मेरा मतलब है कि ऐसा कौन सा काम था या फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसके बिना नानी माँ कभी रह ही नहीं सकती थी? क्योंकि जहाँ तक हमने नानू के मुंह से सुना है तो आप दोनों तो अच्छी फ्रेंड थी ना, और जब आप दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड थी तो आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता ही होगा। रिया की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी ने कहा कि बच्चों, आप सभी अपने नानू को छोड़कर अब आप मेरे पास आ गए। मुझे आपकी नानी माँ के बारे में मुझसे अपनी नानी माँ के बारे में जानने के लिए। हाँ, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि पहले मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने नानू के ही पास गए होंगे, लेकिन अगर उसने कुछ मना किया होगा तभी आप यहाँ पर आए हो। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? अब अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, नहीं बड़ी मामी, हम नानू के पास नहीं गए हैं, क्योंकि नानू से तो हम जितना भी पूछते हैं वो हमें एक स्टोरी सुनाते हैं फिर कई दिन तक टाल देते हैं। इसलिए आज हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें नानू और नानी के बारे में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि अब हम और नहीं रुक सकते। इसलिए प्लीज प्लीज आप बताइए ना। अब ये सब सुनते ही अब अंजलि भी थोड़ी सी बच्चों की बातों में आ जाती है, क्योंकि अब वो भी बच्चों की ज्यादा प्लीज सुनकर अब उनकी बातों में कुछ ज्यादा ही कन्विंस हो गई थी। इसलिए अब अंजलि मामी भी कुछ पल के लिए सोचने लग जाती है। अब बच्चे फिर से कहते हैं, बड़ी मामी प्लीज बताइए ना, क्योंकि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, हाँ ठीक है, फिर मैं ठीक है मैं मानती हूँ। ये अब अंजलि मामी के मुंह से ये सुनते ही अब तीनों बच्चे अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। बच्चों को फिर से ऐसे देखता हुआ देखकर अब अंजलि मामी फिर से कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ और भी बात है क्या? बच्चों से जैसे ही अंजलि मामी ने अब ये कहा तब बच्चे एकदम से ही अपने सेंस में आते हैं, क्योंकि वो इशारों में आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह से अंजलि मामी को अभी इसके बारे में पता नहीं चलने देना है। इसलिए वो फिर से अपने सेंस में आते हैं और अब फिर से अब वो नॉर्मल बिहेव करते हुए कहते हैं, हाँ तो फिर ठीक है ना बड़ी मामी, बताओ ना हमें भी, क्योंकि हमें भी अपनी नानी के बारे में जानना है।